हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैंने एक वीडियो बनाया है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस उसको हम उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले एटम को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में। बिकॉज इन गैसियस स्टेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, क्योंकि गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है और तो इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें रिमूव हो जाए, आसानी से रिमूव्ड हो जाता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन उस एटम से, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल आता है या रिमूव्ड हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं एटम से तो चार्ज डेवलप होता है एटम पर और ये कन्वर्ट कर देता है उसे आयन में, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन में उसे कन्वर्ट कर देता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं। पहले हमने सोडियम एक मेटल होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हमने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस पर चार्ज डेवलप हुआ और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी है उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल है। एल्यूमिनियम मेटल होती है, वो भी सॉलिड स्टेट में होती है, उससे हम गैसियस स्टेट में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब हम इसके कुछ नोट हैं, इंपॉर्टेंट नोट जो हम पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम अप टू डाउन इन ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ग्रुप में। जब हम अप टू डाउन नीचे की ओर जाते हैं ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल में। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ग्रुप्स का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये ग्रुप है एल्कली मेटल का, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम। तो जनरली हम जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण जानते हैं। इन ग्रुप्स में साइज इंक्रीज होता है अप टू डाउन। ऊपर से नीचे अप टू डाउन जाने पर या ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होते हैं इन एटम्स के, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसे ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब मैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे हम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज़्यादा होगा।
तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस और जैसे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है तो उसके बीच में एक और शेल आ जाती है, ये शेल आ जाती है। ये शेल इसलिए आ गई क्योंकि इसका साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज होता है तो शेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। शेल्स इंक्रीज हुई तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर देती हैं, यानी न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है तो उसमें इजीली आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल आ जाता है। थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल आता है या रिमूव हो जाता है इसमें से, एटम से। तो यहाँ यही हो रहा है। यहाँ जैसे जैसे अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। शेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं हम जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जनरली हम लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज रिमेन सेम रहता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल में, और साइज रिमेन सेम रहता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन का ये लेफ्ट टू राइट जाने पर इनका साइज तो सेम ही रहता है, लगभग थोड़ा सा अंतर आता है, यानी हम कह सकते हैं इनका साइज सेम ही रहता है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी को देनी पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं केसेस में। जैसे एक एक्सेप्शन दिखाता हूँ मैं, इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p1। 5 एटॉमिक नंबर होता है इसका। ये 2s की ऑर्बिटल, ये 2p की। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। 2s और 2p, सॉरी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4। 2s ऑर्बिटल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको हमें करते हैं।
अब देखिए, हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको भी देंगे तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसको देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जनरली जो लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में जो होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये होना चाहिए। सबसे कम बोरोन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 8। लेकिन ये गलत होता है, ये ऑर्डर नहीं होता ऐसा। ऐसा क्यों होता है? सही ऑर्डर ये होता है, बोरोन 5, फिर कार्बन 6, फिर ऑक्सीजन 8, फिर नाइट्रोजन 7। ऐसा क्यों? ये सही ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये सही ऑर्डर है। ऐसा मैं बताता हूँ इस, देखिए बोरोन में का जो 2p ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन के जो 2p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। उसके बाद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एज कंपेरिजन टू इस ऑक्सीजन के, क्योंकि ये हाफ फील्ड से ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हाफ फील्ड नहीं है ना कि, और ना ही ये हाफ फील्ड है, ना ही ये फुली फील्ड है। फुली फील्ड के लिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, हाफ फील्ड के लिए 3 होने चाहिए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह हाफ फील्ड नहीं है ना फुली फील्ड है। लेकिन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन फील्ड ऑर्बिटल देन हाफ फील्ड। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन, क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड है, तो इसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है इसकी ऑर्बिटल। इस तो इसमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यही कारण है कि बोरोन का नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन में होती है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन में होती है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नाइट्रोजन में होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, और ये गलत है ऑर्डर। सही ऑर्डर इसका ये है, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको मेरी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।